नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग ये कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है, ये अपना पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया कि कार्बन क्या होता है, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या थे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनके हमने से गलनांक और क्वथनांक के मान भी बताए थे कि जितने भी सहसंयोजी यौगिक थे किस सहसंयोजी यौगिक की गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है वो बताया था। आज हम बात करेंगे जो आपका सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी यौगिक में जो आबंध होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आबंध होते हैं, आपको पता है। एक तो एकल आबंध हो गया, द्वि आबंध हो गया, त्रि आबंध हो गया। वो कैसे होते हैं, उनकी भाषा क्या है, और उसके बाद में कार्बन के जो अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन को समझेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी अपने को सारी चीज सारा मैटर समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं इसमें अपना सहसंयोजी आबंध के प्रकार की। आपको मैंने बता दिया कि जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। वो आपके होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक अपना हो गया एकल बंध, जिसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। द्वि आबंध का मतलब डबल बॉन्ड, और त्रि आबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो बंध है सहसंयोजी आबंध, मतलब बंध के भी एक प्रकार होते हैं कि बंध सिंगल बंध कब बनता है, डबल बंध आपका कब बनता है, त्रिबंध आपका कब बनता है। एकल बंध कौन से यौगिकों में बनेगा, द्वि आबंध है वो कौन से यौगिकों में के मध्य बनेगा, और त्रि आबंध है वो कौन सी यौगिक के मध्य बनेगा। तो उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकल आबंध क्या होता है। एकल आबंध की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। आपके 2 परमाणु हैं, कोई भी 2 परमाणु हो सकते हैं। 2 परमाणुओं के बीच एक रासायनिक आबंध है, मतलब एक प्रकार का रासायनिक बंध है जिसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। मतलब है कि ये जो एकल बंध बनता है, एकल बंध एक एकल जरूर होता है, लेकिन इसमें जो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2 होती है। 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस एकल बंध का निर्माण होता है। इसमें दे रखा है, देखो, ये एक प्रकार का रासायनिक आबंध है जिसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आपके कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेकर, मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो भी परमाणु इस एकल आबंध बंध बनाएंगे उसमें मतलब 2 परमाणु होंगे, एक का एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसकी संयोजकता एक एक होनी चाहिए उन परमाणुओं की। वही परमाणु आपस में क्रिया करके, प्रतिक्रिया करके एक नया यौगिक बनेगा। तो उस यौगिक में एकल आबंध होगा। तो इसका एग्जांपल आपका दे रखे हैं एकल आबंध का। एकल आबंध एक प्रकार का आपका कौन सा आबंध है? रासायनिक आबंध है जिसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके भाग लेते हैं। ये देखो, आप इसका उदाहरण दे सकते हो। तीनों स्टेप मैंने एक साथ में आपको रख दिए हैं। एकल आबंध का उदाहरण है आपका। इसमें आप देख सकते हो, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन भी आपका 1 ही होगा। और इधर ही उसके साथ एक हाइड्रोजन के साथ हम एक हाइड्रोजन और जोड़ रहे हैं, उसमें भी आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? उसमें भी आपका 1 ही इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देते हैं तो आपको पता है H प्लस H क्या बन जाएगा? आपका H2 बन जाएगा। इसके पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब है अपना जैसे 2 हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं तो इस प्रकार भी हम लोग उनको जोड़ सकते हैं। ये अपना हाइड्रोजन हो गया, ये अपना हाइड्रोजन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को वैसे क्रॉस से प्रदर्शित कर रहे हो, एक अपने डॉट से। तो इसकी जो संरचना होगी इस प्रकार बनेगी। अब इन दोनों के मध्य जो आपका बनने वाला आबंध होता है वो सिंगल बंध होता है। इस प्रकार आपका आबंध बनता है। जो दूसरी स्टेप में मैंने आपको बता रखा है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कक्षा भी इन्होंने पूरी कर ली, क्योंकि पहली कक्षा में कक्षा पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, अपना कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इस प्रकार तो एकल बंध क्या हो गया? एकल बंध का मतलब वह रासायनिक आबंध होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले सहसंयोजी आबंध को बोलते हैं। हम कौन सा बंध बोलते हैं? एकल बंध बोलते हैं। इसमें इसका जरूरी नहीं, हाइड्रोजन का जरूरी नहीं, H2 हो सकता है, HCl भी हो सकता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, मेथेन हो गया, CH4 हो गया। उसमें बंध बनने वाला जैसे CH4 आप बोलोगे सर कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 4 जुड़ने दो। जैसे ये कार्बन है अपना, एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, एक ऊपर जोड़ दो, 2 और 3 और 4। अब कार्बन और हाइड्रोजन के जो मध्य आबंध है ना, अपना बंध है, जो बंध है वो आपका एकल आबंध है। कौन सा आबंध है? एकल आबंध है।
कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु आपस में, ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चाहे उसकी संयोजकता 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 4 हाइड्रोजन जुड़े तो चारों को एक देगा, जिसका मतलब सिंगल आबंध बनेगा। यहाँ बात HCl की हो रही है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 6 और कितने हो गए? 7। ये हाइड्रोजन इसको देगा, इसका मतलब हो गया H और Cl के मध्य आपको कौन सा आबंध बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा आबंध बनेगा? सिंगल बंध बनेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपना डबल आबंध की। सिंगल आबंध हमने देख लिया, द्विआबंध की बात करते हैं। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। देखो आप परिभाषा, द्विआबंध की आपकी परिभाषा क्या दे रखी है? द्विआबंध की परिभाषा देख लो पहले थोड़ी सी। तो परिभाषा आपने क्या दे रखी है? द्विआबंध का मतलब जैसे एकल आबंध में आपको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो द्विआबंध में आपको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। भाषा आपकी क्या दे रखी है? 2 परमाणुओं के मध्य यदि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो। अब आपको ये बात बताऊं, युग्म का मतलब होता है एक युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें एकल आबंध हम सीधा सा लिख सकते हैं, 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बनने वाले रासायनिक आबंध को कौन सा आबंध बोलते हैं? एकल आबंध। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का 6 भाजन होता है और उनके बीच 6 संयोजी आबंध को कौन सा आबंध बोलते हैं? द्विआबंध बोलते हैं। और अर्थात जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपके भाग लेते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण से बनने वाले आबंध को द्विआबंध बोलते हैं। या ऐसा बंध जिसमें 4 इलेक्ट्रॉनों का आपस में स्थानांतरण से भाई 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। भाई सिंगल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, डबल बंध में 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है, ये स्थानांतरण होते हैं आपस में, तो उससे बनने वाला आबंध आपका कौन सा हो गया? द्विआबंध हो गया। सिंगल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एग्जांपल आपका जो बुक का है वही लोग हम लोग इसमें समझ रहे हैं। देखो आपका एग्जांपल देखते हैं। या आपको बुक का एग्जांपल आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के आपके 2 परमाणु है। देखो आपको भाषा दे रखी है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरा आबंध, डबल बंध। डबल बंध बना कैसे, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। आपको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है? 6 होता है। जैसे ऑक्सीजन की हम लोग पहली कक्षा पढ़ाते हैं, ये ऑक्सीजन की पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 2 4 और 2 कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। अब आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, क्योंकि जो संयोजकता का मान 1 से लेकर 4 तक बढ़ता है, 4 से लेकर 8 तक वापस घटता है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 2 इलेक्ट्रॉन भाई लेगा। और दूसरा वाला ऑक्सीजन परमाणु है, उसके पास में भी सेम ही कंडीशन है। देखो यहाँ पर हमने हमें बात करनी सिर्फ बाह्यतम कोश की। जो ये कक्षा तो पूरी हो रखी है, पहली कक्षा उससे कोई मतलब नहीं है, सेकंड क्लास है, इसमें आप देख सकते हो। इसमें ऑक्सीजन दे रखे, इलेक्ट्रॉनों को आपका क्रॉस से दर्शा रखा है, वो क्रॉस से दर्शाओ या डॉट से दर्शाओ, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। इसमें अपना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी ऑक्सीजन आयन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में कितने? 1 2 3 4 5 और कितने हो गए? 6 हो गए। सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है अपना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होंगे। पहली कक्षा में हमने भर दिए 2 और दूसरी कक्षा में कितने भर दिए? आपके 6 भर दिए। तो यहाँ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपकी 6। यहाँ पर भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपनी कितनी है? 6 है। तो अब देखो जब कक्षा बढ़ाते हैं डबल बंध आबंध कैसे बनेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा होगा। साझा करेंगे तो इसकी भी कक्षा पूरी हो जाएगी, इसकी भी कक्षा पूरी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे हम लोग ये ऑक्सीजन परमाणु हो गया, ये वो बना दिया इधर, यहाँ पर भी हमने इसमें दोनों को मिला दिया, ऑक्सीजन परमाणु हो गया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 2 यहाँ पर रख देते हैं भाई, जैसे 1 और 2 2 6 हो गए टोटल। इसके पास कितना? 1 2 3 4 5 4 यहाँ रख दी, सॉरी 4 रखेंगे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं मैंने मानते नहीं इसके अंदर।
तो 4 ये हो गए और 1 और 2 6 यहाँ पर हो गए। अब देखो ये सेम ही कंडीशन है, ये वाले देखो, अब दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पर आपने मिला दिया आपस में, ये आपका ऑक्सीजन परमाणु हो गए, ये आपका ऑक्सीजन परमाणु हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और आपके कितने हो गए 4, इधर 1 2 3 4, 2 इसको देगा ये 2 इसको देखो, यहाँ पर बीच में 4 आ गए, 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 इसके वाले 2 इसके वाले। अब ये देखो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 4 ये हो गए 4 8, इसकी भी कक्षा पूरी हो रही है, और 4 और 4 8 इसकी भी अपनी कक्षा क्या हो रही है पूरी हो रही है। तो ये देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बंध है, डबल बंध का मतलब हो गया 2 बंध बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन साझा करना पड़ता है 4 इलेक्ट्रॉन। यह है आपकी देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अपना मैंने बता दिया कितना होता है, पहले सॉरी 6 बताया तो 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। पहली कक्षा में ऑक्सीजन में हमने 2 कक्षा बनाते हैं, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं आपके ये 2 भर दिए, दूसरी में 2 2 4 2 6 भर दिए। अब 6 क्योंकि 6 भरे जाएंगे, पहली में हमने 2 भर दिए तो दूसरी में आपके 6 भरे जाएंगे, जो यहाँ पर भर रखे हैं आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, 6 यहाँ पर है 6 इसी में है। तो ये क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, दोनों एक दूसरे से साझा करेंगे। ऐसे तो दोनों की भी कक्षा भाई ये 2 इसको देखो ये 2 इसको देखो, इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन परमाणु की अपनी संयोजकता है वो पूरी बाह्यतम कोश में संयोजकता बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके भी 8 हो जाता है, आप गिनती कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4 तो ये हो गए 2 और 2 4 ये हो गए और 4 इसके अंदर वाले हो गए 4 और 4 अपने कितने हो गए 8 हो गए। इसके ऑक्सीजन की आपकी संयोजकता अपनी पूरी हो जाती है। इसकी बात करते हैं, इसकी भी अपनी कितनी हो जाती है संयोजकता 8 हो जाती है, 2 तो 4 और ये 4 अपने कितने हो गए 8 हो गए। ये देखो अपना ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरा बंध, इस प्रकार अपना ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरा बंध बनता है। दोहरा बंध बनने के लिए हमेशा कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है 4 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता। इसके बाद हम आगे बात करते हैं त्रिया बंध की। त्रिया बंध का मतलब हो गया जिसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा। देख लो त्रियाबंध की बात करते हैं। त्रियाबंध का मतलब हो गया देखो 2 परमाणुओं के मध्य यदि 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का से भाजन होता है। 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का मतलब हो गया उसके अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन, युग्म का मतलब एक युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है। यदि 6 भाजन होता है तो उनके बीच का सहसंयोजी आबंध कौन सा बंध कहलाता है त्रियाबंध कहलाता है, अर्थात जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। भाई सीधी सी बात मैंने आपको बता दी है कि एकल आबंध बनने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, डबल आबंध बनने के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, त्रिआबंध बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वही है कि 6 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का आपस में साझा होता है या सहभाजन होता है, उसे कौन सा बंध बोलते हैं त्रिआबंध बोलते हैं अपना। और त्रिआबंध को किसका त्रिआबंध पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं अपना सहसंयोजी का एकल आबंध पढ़ लिया, द्विआबंध पढ़ लिया, उसके बाद अपने त्रिआबंध है। इसका एग्जांपल जो अपनी बुक में दे रखा है वही एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन वाला। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ना 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध किस प्रकार बनता है आपको बता देता हूँ। भाई नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है पहली कक्षा में। भाई नाइट्रोजन की पहली कक्षा में आपको पता है मैं इलेक्ट्रॉन कितने भरूंगा, पहली कक्षा में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरी कक्षा की बात करते हैं, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भर देते हैं, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरती है 2 2 4 2 6 और 1 6 नहीं थे 5 ही हो जाएंगे अपने सॉरी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका 7 हो गया और नाइट्रोजन में कक्षा बनाते हैं, ये 1 बना दी, दूसरी बना दी। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर दिए अपने 2 भर दिए, बचे कितने इसके पास बचे 5 हो रहे 2 2 4 और एक कितना हो गया 5। इसी प्रकार 5 जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनकी वो संयोजकता होती है। अब संयोजकता का मान मैंने बोला 1 से लेकर 4 तक बढ़ता है, 4 से लेकर 8 तक घटता है, तो 8 में से 5 घटा दो, इसका मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता 5 भी होती है 3 भी होती है। लेकिन जो सर मानिए संयोजकता बोली कितनी जाएगी, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, क्योंकि संयोजकता का मान 1 से लेकर 4 तक बढ़ता है और 4 से लेकर 8 तक वापस क्या होता है घटता है। ये देखो अपना नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। ये अपना नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, ये अपना नाइट्रोजन है 5 ले रखे हैं, 1 2 3 4 और कितने 5। इधर ही हमने एक नाइट्रोजन परमाणु ले लिया, इसके बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 और कितना हो गया 5। n + n n2 का निर्माण होगा कैसे,
आप देख सकते हो ये आपका एक नाइट्रोजन हो गया N और एक नाइट्रोजन यहाँ N हो गया, यहाँ N हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास टोटल 5 है। इसको कितने करने हैं? 8 करना है। कैसे होगा? देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दिए, 3 इसमें दर्शा दो, 1 2 3, इसको मैं डॉट से दर्शा रहा हूँ, 1 2 यहाँ दर्शा दिए, 2 3 4 5, 5 थे 5 इसकी गोले में आप देखो 5 होकर। अब इसकी भी संयोजकता पूरी है भाई, इसकी भी बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन, इसकी भी कक्षा पूरी है, इसकी भी कक्षा पूरी। आप गिन सकते हो कि इसके कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 8 होने चाहिए। 2 ये 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसके कक्षा पूरी। इसकी बात करते हैं 2 ये हो गया, 6 हो गया, इसकी भी कोश पूरी। यही अपनी इसमें बना रखी है संरचना। आप देख सकते हो ये आपका नाइट्रोजन दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं, 3 यहाँ पर रख दिए, 1 2 3। ये अपना नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 2 और 3 ये हो गए। अब इसके कोश में पूरा 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसके कोश बाह्यतम कोश में पूरे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इस प्रकार आपका N + N आगे जाके क्या बन रहा है? N2 बन रहा है। लेकिन इसके जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो आबंध होता है वो आपका कौन सा आबंध होता है? त्रिआबंध होता है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं। जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है या साझा होता है, उसमें वो बनने वाला जो आबंध होता है वो कौन सा आबंध होता है? वो आपका होता है त्रिआबंध। आपसे पूछ लेगा त्रिआबंध किसमें होता है? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो आबंध होता है वो आपका कौन सा आबंध होता है? त्रिआबंध होता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य जो बनने वाला आबंध होता है कौन सा आबंध होता है? त्रिआबंध, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा होता है या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का आपस में साझा होता है। ये था आपका सहसंयोजी आबंध के प्रकार। एकल आबंध का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपके 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, अथवा कहने का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। द्विआबंध का मतलब हो गया जिसमें आपके 2 द्विआबंध का मतलब हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भाग 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। त्रिआबंध का मतलब हो गया जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है या 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। वो आपके इनसे है कि किस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिखते हो। अब हम बात करते हैं कार्बन के अपरूप की। तो मैंने आपको पता भी होगा कि कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? 3। एक हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। फुलरिन हीरा और ग्रेफाइट से अलग है, ये भिन्न है, थोड़ा अलग है, लेकिन किस में गिना जाता है? कार्बन के अपरूप के अंदर गिना जाता है। तो मुख्यतः कार्बन के कितने अपरूप हैं? मुख्यतः कार्बन के 3 अपरूप है। एक नंबर हीरा हो गया, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा अपना कौन सा हो गया? फुलरिन हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीरे की। हीरे के बारे में आप जानते ही हो, डायमंड के बारे में जानते हो। प्रकृति का ज्ञात जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है अपना। आज तक ज्ञात जितने भी पदार्थ मिले हैं प्रकृति में उनसे सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन सा है? कठोर भी है, चमकीला भी है आपका, और ये धातु भी है। ये देखो पहले हीरे की बात कर लेते हैं। हीरे की क्या क्या विशेषता है? पहला है आपकी हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणु के साथ आबंधित होता है। मतलब कहने का मतलब है हीरे में कार्बन का एक कार्बन परमाणु होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसका मतलब जो आपकी जो संरचना बनती है हीरे की जो संरचना होती है त्रिआयामी संरचना होती है। कौन सी आयामी संरचना होती है? हीरे में कार्बन का एक परमाणु अन्य कितने परमाणु से जुड़ा होता है? 4 परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन का प्रत्येक परमाणु मतलब कोई भी परमाणु, सारे जितने भी परमाणु इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक कार्बन परमाणु 4 अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब एक कार्बन परमाणु के साथ 4 एकल बंध बने होते हैं, और जो संरचना मिलती है उस संरचना का नाम है त्रिआयामी संरचना। उस संरचना का नाम है, बाप पूछ ले हीरा कौन सी संरचना बनाता है? तो हीरा आपकी संरचना बनाता है त्रिआयामी संरचना। क्यों बनाता है? कि कार्बन का हीरे में कार्बन परमाणु होता है वो प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये आपकी भाषा दे रही है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणु के साथ आबंधित का मतलब जुड़ा होता है, जिससे इसकी जो संरचना बनती है त्रिआयामी बनती है। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है हीरा एक अत्यधिक कठोर पदार्थ। मैंने आपको बता दिया आज तक ज्ञात प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका हीरा है। हीरा सभी विलायकों में एक घुलनशील होता है। आपको पता है इतना कठोर पदार्थ होता है, घुलने की कोई संभावना नहीं। ये मतलब ए विलय है, ये घुलनशील है। उसके बाद हीरे का जो अपूर्णांक है वो भी उच्च होता है। कितना होता है? आपको पूछते हैं 2.42 बोल सकते हैं या 2.4 भी बोल सकते हैं। हीरे का अपूर्णांक कितना होता है? 2.4 होता है। वैसे 2.42 भी बोल सकते हैं, बहुत उच्च होता है। 2.42 का मान काफी बड़ा होता है। उसके बाद आगे देखो आप अगला पॉइंट दे रखे हैं, और इसके इसीलिए भाई अपूर्णांक का मान जितना ज्यादा होगा
उसकी चमक उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि हीरा कठोर भी बहुत ज़्यादा होता है, अपूर्णांक इसका बहुत ज़्यादा होता है, चमकीला भी बहुत होता है। जितने भी महंगे महंगे आभूषण के हार होते हैं वो आपके डायमंड हीरे के बने होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, करोड़ कई करोड़ों रुपए के होते हैं। एक हीरे की भी कीमतें करोड़ों में आती है, अलग अलग होती हैं, अलग अलग हैं क्वालिटी के हीरे होते हैं। कुछ हीरे तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, आपको पता ही होगा हीरो के बारे में, आप लोग जानते ही होंगे, सुना भी होगा आप लोगों ने। अब देख लो, आपको हीरे की जो संरचना होती है जिसमें कार्बन, एक कार्बन परमाणु अन्य दूसरे कार्बन परमाणु के साथ में, मतलब एक कार्बन परमाणु होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जो आपकी जो संरचना होती है वो त्रिआयामी संरचना होती है। ये देख सकते हो आप, हीरे की जो संरचना है इस प्रकार की होती है, आप इसको देख सकते हो। ये आपके सामने जो संरचना है वो हीरे की है। संरचना का नाम है आपका त्रिआयामी संरचना, त्रिआयामी है। इसमें क्या होता है ये देखो, जैसे ये कार्बन परमाणु है अपना, ये अन्य देखो 1 2 3 4, एक कार्बन परमाणु होता है वो अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 4 परमाणु से जुड़ा होता है। इस प्रकार की संरचना त्रिआयामी होती है। और एक कार्बन परमाणु और एक मतलब जो ये मान लो कार्बन परमाणु, ये कार्बन, इनके मध्य जो एकल बंध है, इस बंध के बीच जो आपकी दूरी दे रखी है 154 पिकोमीटर दे रखी है, पिकोमीटर की। अब आपको पता होगा कि 1 मीटर में 10 की पावर है -12 मीटर होता है। इतना छोटा मान होता है, बहुत छोटा मान होता है, बहुत छोटा मान होता है। 1 मीटर में 10 की पावर -12 मीटर होता है। 10 की पावर -12 लिखेंगे कब होता है, कितना छोटा मान हो सकता है, आप खुद अनुमान लगा सकते हो। इसका मान हो गया 154 पिकोमीटर हो गया। कितना हो गया, जैसे मिली में -3 होता है, और माइक्रो में -6 होता है, नैनो में -9 होता है, और पिको का कितना होता है, 12 होता है। तो ये आप हीरे की संरचना आप देख सकते हो। संरचना त्रिआयामी है। एक का जो 2 परमाणु के बीच जो आबंध लंबाई है, बंध लंबाई आपकी 154 पिकोमीटर दे रखी है। संरचना आपकी त्रिआयामी है। एक कार्बन परमाणु होता है, अन्य 4 कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसके बाद आगे देखो, हीरे की बात पढ़ ली हमने। अगला है अपना ग्रेफाइट। पहले ग्रेफाइट में उनकी भाषा देख लेते हैं। आपकी भाषा क्या दे रखी है। ग्रेफाइट में जो हीरे में क्या होता है, कार्बन, एक कार्बन है प्रत्येक अन्य 4 कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। हीरे में तो एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन प्रत्येक अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। उसकी संरचना त्रिआयामी थी, इसकी संरचना ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। देखो इसकी भाषा, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणु के साथ आबंध बनाता है। उसमें तो 4 के साथ बना रहा था, इसमें ये कितने के साथ बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है। इसकी संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। आपको पता होना चाहिए हीरे की जो संरचना होती है वो आपकी त्रिआयामी होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना आपकी षटकोणीय होती है। हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होते हैं अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। उसके बाद उष्मा और विद्युत का ये अच्छा चालक होता है। ये धातु जरूर है लेकिन उष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट एक कोमल भी है, स्लेटी काला भी है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, जिसको स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकना होता है, फिसलन युक्त होता है, फिसलता भी हाथों से, और इसमें धातु चमक भी होती है, ये चमकीला भी होता है। यह धातु है लेकिन इसकी विशेषता धातु के जैसी है, और इसका विशिष्ट घनत्व होता है वो 2 पॉइंट कितना होता है, 3 होता है। उसमें हीरे में दे रखा था उसका अपूर्णांक 2.4, इसमें दे रखा है इसका विशिष्ट घनत्व कितना दे रखा है, 2.3 दे रखा है। ग्रेफाइट की सारी विशेषता दे दी। पहली विशेषता आपको क्या पता है, ये पता है ग्रेफाइट की एक परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, संरचना षटकोणीय होती है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, काला स्लेटी कलर होता है इसमें, और क्रिस्टलीय पदार्थ है, साबुन के समान चिकना होता है, फिसलन युक्त पदार्थ होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 2 पॉइंट कितना होता है, 3 होता है। इसके बाद इसकी संरचना की बात करते हैं। संरचना आप देख लो, आपके सामने दे रखी है, ये देख लो, ये आपकी ग्रेफाइट की संरचना है। ग्रेफाइट की ये संरचना में मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन का एक परमाणु, जैसे ये कार्बन परमाणु है, जैसे एक परमाणु होता है वो देखो, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है 2, और ये यहाँ पर जुड़ा 3 से जुड़ा हुआ है, देख सकते हो। इसकी बात करते हैं, ये एक इधर हो गया, 2 हो गया, एक नीचे यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है। कहने मतलब हो गया इसमें कार्बन एक कार्बन परमाणु अन्य 3 प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बनने वाली संरचना आपकी षटकोणीय होगी। षटकोणीय बन रही है, आप देख सकते हो इसके अंदर, ये देख लो पूरी संरचना आपकी जो बन रही है, 1 2 3
षटकोणीय संरचना बन रही है। आगे चलते हैं, फुलरिन के बारे में बात करते हैं। इसी तरह भाषा में आपको क्या दे रखे, देखो फुलरिन कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग है, वर्ग रूप है जो भी है, लेकिन वो अपने कार्बन के अपरूप के अंदर ही गिना जाता है। भाई सबसे पहले जो इस फुलरिन के अंदर जो पहचान हुई है वो C60, मतलब जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 60 होती है, उसकी पहचान की गई है, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। आपने फुटबॉल देखा होगा, खेले भी होंगी, उनमें कार्बन फुलरिन में कार्बन परमाणु की संख्या 60, कम से कम 60 होती है, 60 से ज़्यादा ही होती है। जो पहचान सर्वप्रथम हुई है वो C60 की हुई है, ये अन्य वर्ग है। और उसकी संरचना देने की वजह से हीरे की संरचना त्रिआयामी होती है, ग्रेफाइट की संरचना मैंने आपको बता दी कैसी होती है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होती है। और फुलरिन की बात करें, फुलरिन की संरचना फुटबॉल के समान होती है। इसमें कार्बन परमाणु इस फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फुटबॉल नाम क्यों है, देखो ये फुलरिन नाम क्यों, इसका वो भी दे रखा है कि जो अपने अमेरिका के वैज्ञानिक है, आर्किटेक्ट है, देखो एक यह अमेरिकी आर्किटेक्ट फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसी गुंबद के समान लगते हैं, इसीलिए इसे फुलरिन नाम दिया गया। मतलब उन्होंने एक आकृति का नाम दिया जो जियोडेसी गुंबद है। अमेरिका की बात, अमेरिका का वैज्ञानिक है, जियोडेसी गुंबद की तरह है भाई, इसकी संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इसने अपने नाम के ऊपर इसका नाम दिया है। देखो इस खुद का नाम क्या दे रखा है, इनका नाम है आर्किटेक्ट फुलर है, तो इसने खुद ने अपने नाम पर इसकी संरचना का नाम दिया फुलरिन, क्योंकि इसने जो संरचना बताई किसके समान बने, जियोडेसी गुंबद के समान इसकी संरचना बताई है। किसकी, फुलरिन की, जियोडेसी गुंबद के समान। इसकी तुलना फुलरिन की संरचना की जो तुलना है किसके साथ की है, जियोडेसी गुंबद से इसकी तुलना की है। और फुलरिन की संरचना किस प्रकार की होती है, फुटबॉल की होती है। कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है, 60 होती है। और कार्बन का एक अपना क्या है, अपरूप है। आप इसकी संरचना देखना चाहते हो, या आप इसकी संरचना है देख सकते हो। फुटबॉल तो आपने देखा होगा, इसमें कार्बन एक ये है अपना C60, जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 60 है। इसका नाम आपको पता है, फुलरिन है। अमेरिका का वैज्ञानिक था, आर्किटेक्ट फुलर है, जिन्होंने जियोडेसी गुंबद के समान इसकी संरचना बताई और इसका नाम क्या रखा, फुलरिन नाम रखा। ये कार्बन का एक अन्य वर्ग का है ही अपरूप, जैसे हीरा और ग्रेफाइट है, उसके साथ में कार्बन का अपरूप ये फुलरिन भी माना जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें हमने बात की है शेष संयोजी आबंध के प्रकार, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। उसके बाद में हमने कार्बन के जो तीनों अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में पढ़ा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।